हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का वितान भाग 2 जो किताब है आपकी, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के विद आंसर 2024 के सेशन के लिए, यानी कि 23-24 का जो सेशन चल रहा है तो उसमें जो 24 में एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने पेपर सॉल्यूशन का लिंक दे रखा है जिसके अंदर आपको मॉडल पेपर या ओल्ड पेपर के जो सॉल्यूशंस हम बनाएंगे वो आप देख सकते हो। मॉडल पेपर्स के मैंने सारे सॉल्यूशंस बना दिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने किसी सब्जेक्ट का नहीं देखा, अब की बार पूरा पैटर्न जो है बोर्ड ने बदला हुआ है, तो मॉडल पेपर नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अब की बार हिंदी में आएंगे टोटल 40 MCQ। टोटल 80 नंबर का पेपर है, 40 MCQ आ रहे हैं। मतलब मौज है तुम्हारी, बिल्कुल से आराम से पास हो सकते हो तुम इस पेपर में, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो वितान किताब है हमारी, वितान भाग 2, वो आएगी हमारी 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स की किताब आएगी। अब ये जो 10 मार्क्स की किताब है इसमें 5 आएंगे आपके MCQ की वीडियो आपको अलग से मिलेगी। इसमें हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के करेंगे, ठीक है, जो 2-2, 3-3 नंबर के आएंगे ना वो करेंगे। और उसके अलावा 5 मार्क्स के आपके रहेंगे क्वेश्चंस, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत ये जो मॉडल पेपर देते हैं ना ऑफिशियली, उसमें थोड़ा बहुत अप डाउन कर देते हैं बाद में, लेकिन हाँ राउंड ऑफ मान लो कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे या फिर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब चैप्टर भी ज़्यादा नहीं है, चैप्टर भी 3 ही है। पहले 4 चैप्टर है, चैप्टर हटा दिया एक फालतू का, 3 चैप्टर है। हर एक चैप्टर से मान लो एक ही क्वेश्चन आएगा एट मैक्स, ऐसा नहीं है। और हर एक सेट में आएगा वो, ऐसा ये नहीं है कि एक ही सेट में आएगा। तो क्वेश्चन थोड़े से एडिशनल हमने करे हुए हैं, लेकिन हाँ ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ आपको, इनसे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास कोई सा भी सेट आ जाए। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझो, तुम आपके हेल्पफुल के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। गूगल पर जाकर ये वेबसाइट सर्च कर लेना, cclchapter.com। ये नाम लिख के सर्च करोगे ना, आ जाएगी ऊपर ही पहले नंबर पे, तो उसको खोल लेना। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड की तैयारी के लिए सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला, ओल्ड क्वेश्चन पेपर ढूंढते रहते हो तुम, सर मिल जाए कहीं से, वो कर दो, जुगाड़ कर दो। इस वेबसाइट पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। 2016 से लेके 2023 तक के सारे सब्जेक्टों के पेपर इस वेबसाइट पर मिलेंगे आपको। उसके अलावा जो है मॉडल पेपर, जो 2024 के लिए मॉडल पेपर आए हैं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पैटर्न बदला है ना इन्होंने, तो यहाँ पर मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे विद आंसर की। तो आंसर की भी है और साथ में पेपर भी है। और वैसे मॉडल पेपर का मैंने सॉल्यूशन भी करा दिया है, तो वो वाली वीडियोस देख लेना, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा अगर रिजल्ट आता है, कोई न्यूज आती है, सिलेबस है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर सारी चीज़ें, और मार्किंग स्कीम यानी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, वो सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। उसके साथ में अब की बार हमने सोप का एक सेक्शन ऐड करा है। इस सेक्शन में आप जो है जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराते हैं विद आंसर की जो है पेड PDF है, ये वाला सेक्शन सोप वाला। इसमें आप जो है पैसे देकर जो है अपनी PDF परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक बुक के पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी कि उसको पढ़ने के बाद आपको ना गाइड देखनी, ना पेपर, ना मॉडल पेपर, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ वो पढ़ लो, वो सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। तो ऐसे टाइप की जो बुक्स हैं वो, मतलब PDF है, वो हम बना रहे हैं और उसको जो हमने पेड रखा हुआ है, बाकी सब चीज़ें फ्री है। अब इसमें जो है आप डिस्काउंट ले सकते हो। डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज कर लेना अगर परचेज करने का मन करे, CCL Super 25, ठीक है। ये कोड यूज करोगे तो आपको 25% का डिस्काउंट परचेज के टाइम पे देखने को मिलेगा। अगर फिर भी कोई इशू आता है या फिर कॉन्टैक्ट करना आप को ये नहीं है कि हाँ सर वेबसाइट पे करेंगे तो हम अटक सकते हैं या वो है, तो आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। यहाँ पे हमने लिंक दे रखा है वेबसाइट पे, यहाँ राइट कॉर्नर में, तो यहाँ से आप जो है हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो आप हमको, डायरेक्ट पैसे भेज के भी, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो, ये था जो शुरू में मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। और इस वेबसाइट पे विजिट जरूर कर लेना, बहुत काम आएगी एग्जाम टाइम में, क्योंकि फिर आपको जो है ऐसी वेबसाइट देखने को नहीं मिलने वाली। अब देखो यहाँ पे चैप्टर 3 है। पहला चैप्टर है हमारा सिल्वर वेडिंग, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। सोदर बाबू है, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं। अब कुल मिला के वो जो है एक बंदे से जिसका नाम किशनदा है, उससे प्रभावित हो जाता है और फिर वो अपना, मतलब ज़िंदगी कह सकते हो, ख़राब ही कर लेता है कहीं ना कहीं, समय के साथ नहीं ढल पाता। बच्चे एडवांस होते जाते हैं और वो अपने पुराने ख्यालात को लेके घूम रहा होता है। पूरी कहानी तो हमारी कुछ ऐसी सी। अब पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा, उनकी उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं एग्जाम में रिपीट होने की।
यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल कैसे होती है? यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं थी, यानी कि उसको जो शिक्षा दीक्षा मिली थी वो आधुनिक वाली नहीं थी, लेकिन उसके बच्चे आधुनिक विचारों के थे। उनकी माँ हमेशा उनका साथ दिया करती, जबकि यशोधर बाबू को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है, और जबकि वो तो मानता ही नहीं था यशोधर बाबू तो वो नहीं ढल पाता। समय के साथ ढल सकने में यशोधर बाबू कैसे असफल कैसे होते हैं? ये जस्ट इसका उल्टा ही लिखना है हमको। यशोधर बाबू किशनदा से बहुत अधिक प्रभावित है। वे हर बात को किशनदा के नजरिए से देखते हैं। यशोधर बाबू अपने काम के प्रति सचेत और समय के पाबंद है। यशोधर बाबू का पूरा परिवार आधुनिक ख्यालात का है, जबकि यशोधर बाबू पुरानी संस्कृति और परंपरा में अटके हुए हैं। इसकी वजह से ही यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की क्या भूमिका रही है? सारी दिशा ही किशनदा ने दी है इसके जीवन को, तो है ना। यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं, यानी कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इसी के जीवन को मैं फॉलो करूंगा। यशोधर बाबू उनसे इतने अधिक प्रभावित हैं कि अपने परिवार के साथ सामंजस्य भी नहीं बिठा पाते, यानी कि तालमेल नहीं बिठा पाते बातचीत में वगैरह में। छोटी से छोटी बात को लेकर परिवार के बीच तनाव रहता है। यशोधर बाबू किशनदा की ही बातें मानते हैं। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, जबकि पूरा परिवार आधुनिक समाज के हिसाब से चल रहा है। मतलब वो पूरा परिवार मॉडर्न हो गया है, यशोधर बाबू अपनी पुराने रीति रिवाजों को लेकर अटके हुए हैं, अपनी पुरानी परंपराओं को ही फॉलो किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ भी पूछ ले एक ही चीज़ लिखनी है, लेकिन ज़्यादातर टाइम तो प्रतिपाद्य पूछा जाता है, क्योंकि तुम ये नाम सुन के डर जाते हो। इसमें कुल मिला के आपको ये बताना होता है कि ये जो पाठ लिखा हुआ है इसमें असली जो मुद्दा है, क्या चीज़ जो हमें बताने की कोशिश की गई है वो बताना होता है। सिल्वर वेडिंग कहानी में पुरानी संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच के अंतर को दर्शाया गया है। एक तरफ जहां यशोधर बाबू पुरानी सोच के व्यक्ति हैं, वहीं उनका बाकी परिवार आधुनिक सोच रखता है, जिसकी वजह से यशोधर बाबू परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। इस कहानी में दर्शाया गया है कि आधुनिक पीढ़ी मानवीय मूल्यों को ताक पर रख रही है, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं। यानी कि जो मॉडर्न लोग हैं वो दूसरी संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो अपनी पीढ़ी अपने जो वसूल हैं उनको बदल दे रहे हैं, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो वहीं पर अटकी पड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनदा ने यशोधर बाबू की सहायता किस प्रकार से की? या फिर किशनदा और यशोधर पंत की मित्रता की समीक्षा कीजिए। किशनदा और यशोधर पंत अच्छे दोस्त थे। यशोधर पंत अल्मोड़ा से यहाँ दिल्ली सरकारी नौकरी की तलाश में आए थे, लेकिन उनकी उम्र थी कम। जब तक सही उम्र नहीं हुई तब तक यशोधर किशनदा के यहाँ पर रसोइया बनकर, रसोइया होते हैं जो खाना बनाते हैं, तो वहाँ पर रसोइया बनकर रहे किशनदा के पास में। बाद में किशनदा ने यशोधर को नौकरी भी दिलवाई और उसके कार्य में उसका मार्गदर्शन भी किया। यानी कि कुल मिला के उसकी ज़िंदगी में जो ज़्यादातर मदद करी गई थी वो किशनदा द्वारा करी गई थी, तो इस वजह से वो जो है उसको आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श समझते थे और उन्हीं की बातों को माना करते थे, यानी कि उनके हिसाब से वो सबसे बेस्ट बंदा था। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोधर बाबू की बेटी की आधुनिकता का वर्णन कीजिए। आधुनिकता यानी कि कैसे मॉडर्न, जो है मॉडर्न यानी कि वो कैसे कपड़े पहनते, कैसे ख्याल आता, वो सारी चीज़ें बतानी है हमको यहाँ पे आधुनिकता के अंदर। यशोधर बाबू की बेटी आधुनिक ख्यालात की है। जब भी उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता आता तो उसे कोई भी पसंद नहीं आता और वह सभी प्रस्तावित वरों को अस्वीकार कर देती, यानी कि जो भी प्रपोजल आता था सबको रिजेक्ट कर देती थी। जब यशोधर बाबू ने उसको ऐसा करने से मना किया तो वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले जाने की धमकी देने लगती है कि मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, मैं नहीं रह रही फिर यहाँ पे। यशोधर बाबू की बेटी जीन यानी कि जीन्स जो बोलते हैं हम लोग, जीन होती है एक्चुअल में वो, तो जीन्स और बिना बाजू का टॉप पहनना पसंद करती है, जबकि उसके पिता को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस तरीके से वह मॉडर्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोधर बाबू के सिल्वर वेडिंग के विषय में विचार क्या थे? यानी कि सिल्वर वेडिंग होती है जब 25 साल पूरे हो जाते हैं ना शादी को, तो उस समय एक जो है एनिवर्सरी होती है, पार्टी शादी वाली एनिवर्सरी जो होती है, तो उसमें जो है ये उसको जो है कहा जाता है सिल्वर वेडिंग, ठीक है। तो उसके बारे में उनके क्या विचार थे? वैसे उसको ऐसा नहीं था कि 25वीं थी तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वो शुरू से ही ऐसा है
यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको सिल्वर वेडिंग के दिन केक काटना एक बचकानी हरकत मालूम लगती है, यानी कि क्या फुद्दू सी काम कर रहे हैं ये। सिल्वर वेडिंग के दिन यशोधर बाबू के घर पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन यशोधर बाबू जानबूझकर घर देरी से पहुंचे क्योंकि पसंद नहीं है यार। यशोधर बाबू के ऑफिस में भी जब कर्मचारी खुश होकर यह कहते हैं, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी के 25 साल पूरे हो गए। अब यशोधर बाबू उनको 10-10 रुपए के 3 नोट देकर चाय पार्टी देते हैं, लेकिन स्वयं उसमें शामिल नहीं होते, यानी कि वो यहाँ पे दिखाते हैं कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस पार्टी को मनाने में, इस सिल्वर वेडिंग को मनाने में। तो ये जो है सिल्वर वेडिंग के विषय में ऐसे कुछ उनके विचार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उपहार में मिले यशोधर के ड्रेसिंग गाउन का वर्णन कीजिए। यानी कि जो उसका बेटा था भूषण, उसने दिया था ना वो अपने पिता को, तो उसमें जो ड्रेसिंग गाउन उसने दिया था उसके बारे में बताना है कि वो कैसा था। यशोधर बाबू का बेटा अपने पिता की सिल्वर वेडिंग पर उनके लिए एक उपहार लेकर आया था, जिसके अंदर एक ड्रेसिंग गाउन था। यह ड्रेसिंग गाउन ऊनी कपड़े का बना हुआ था। यशोधर बाबू का बेटा भूषण, बेटे का नाम आपको साथ में लिखना है, इसे अपने पिता को देते हुए कहता है कि आप सवेरे दूध लेने जाते हैं अब्बा, फटा फ्लोवर पहनकर जाते हैं, अब से इसे पहनकर जाया कीजिए। तो वो ऐसा कुछ कहता है और वो ड्रेसिंग गाउन, अब देखो वैसे आता है 2 नंबर का। अब 2 नंबर में तुम सोचोगे भाई क्या ही लिख देंगे, इन्होंने पूछा ड्रेसिंग गाउन का वर्णन कीजिए, हम कह देंगे वो ऊनी कपड़े का, खत्म बात। लेकिन 2 नंबर कौन देगा उसके, तो हमें इस तरीके से बनाकर थोड़ा लिखना पड़ता है फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की वाहन से संबंधित, वाहन यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं उनसे संबंधित विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। यशोधर बाबू साइकिल से ऑफिस जाया करते हैं, उसके बच्चे ऐसा करने से उन्हें रोकते भी हैं और बोलते हैं कि आप स्कूटर पर जाया कीजिए। यशोधर बाबू को स्कूटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको स्कूटर बिल्कुल बेकार सवारी मालूम पड़ती है और इसीलिए अब वे पैदल ऑफिस जाते हैं। ये लो, तुम साइकिल से चिढ़ रहे हो, मैं साइकिल पे भी नहीं जाता, मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन स्कूटर पर नहीं बैठूंगा। अगला प्रश्न देखो तुम, यशोधर पंत के स्वभाव को रेखांकित कीजिए। यानी कि यशोधर बाबू, उनका स्वभाव कैसा है वो हमें बताना, उनका नेचर कैसा है। यशोधर पंत बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हैं। वे कर्मचारियों को समय से पहले घर नहीं जाने देते, यानी जो टाइम है ऑफिस का उससे पहले छुट्टी किसी की नहीं है, लेकिन उनके साथ मनोरंजक बातें जरूर करते हैं। घर हमेशा 8 बजे ही पहुंचते हैं, जबकि ऑफिस की छुट्टी जो है 5:30 बजे हो जाती है, लेकिन पहुंचना 8 ही बजे है। घर में पत्नी और बच्चों के साथ उनके विचार नहीं मिलते और इस वजह से वे मंदिर जाते हैं, यानी कि जो टाइम पास है ना वो 5:30 से 8 बजे वो मंदिर में होता है। यशोधर पंत पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका बाकी परिवार आधुनिक ख्यालात का है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनदा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि किशनदा जो जिसको फॉलो कर रहा है, आदर्श मान रहा है यशोधर बाबू, तो उसका व्यक्तित्व वो कैसा बंदा, उसके बारे में जानते हैं। किशनदा एक मेहनती और संस्कारी व्यक्ति थे। वे पहाड़ी इलाके से आकर दिल्ली में नौकरी किया करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी विवाह नहीं किया। किशनदा पहाड़ों से आने वाले लोगों की मदद किया करते थे, क्योंकि शुरुआत में किसी को भी रहने का ठिकाना नहीं मिलता था। यानी जैसे बाहर जाते हैं लोग तो रहने की जगह चाहिए होती है और वो लोगों को आमतौर पर नहीं मिलती। किशनदा ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी घर नहीं बनाया था। वे सरकारी क्वार्टर में रहते थे। रिटायर होने के बाद उसको कहीं पर भी आश्रय नहीं मिला। जब रिटायर यानी कि जब उसकी जो है उम्र निकल गई, सरकारी नौकरी का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, जब वो छुट्टी मिल गई उसको कि अब तुझे तेरे को नहीं आना, तो उसके बाद उसको कहीं भी जगह नहीं मिली, क्योंकि क्वार्टर से निकाल दिया। बेसिक सी बात है, जब तक वो सरकारी नौकर था तो तब तक वो क्वार्टर में रह सकता था, अब उसको बाहर निकाल दिया क्वार्टर से। आखिरकार वे गांव में चले गए, गांव में लौट गए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिया। यानी कि कोई अच्छा जो है बुढ़ापा उसका नहीं बीता था कुल मिला के। अगला प्रश्न देखते हैं, घर बनाने के विषय में यशोधर बाबू के दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। इसी को लेके एक और क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने आजीवन अपना घर क्यों नहीं बनाया। दोनों का आंसर हमको सेम ही लिखना है। यशोधर बाबू किशनदा की बातों से बहुत अधिक प्रभावित है। अब किशनदा का तो हाल तुम्हें पता लग ही गया है कि भाई गांव चला गया जब रिटायर हो गया, क्योंकि उसको क्वार्टर से निकाल दिया, उसके बाद वहां पे जाके बुढ़ापे में मर गया, कुछ हुआ ना है उससे। तो अब ऐसा ही कुछ ये भी, इसको भी ऐसा ही सिखा रखा था, वही ये बोलेगा फिर। यशोधर बाबू किशनदा की बातों से बहुत अधिक प्रभावित थे। किशनदा का कहना था, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर।
यशोधर बाबू के बीवी बच्चों ने उनसे डीडीए फ्लैट के लिए पैसा भरने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। यानी कि फ्लैट की क्या जरूरत जब सरकारी क्वार्टर चल ही रहा है। यशोधर बाबू को किशनदा की यह बात ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सियाने लोग उनमें रहते हैं, इसीलिए यशोधर बाबू ने अपना घर नहीं बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनदा का बुढ़ापा सुख से क्यों नहीं बीता। किशनदा ने कभी भी अपना घर नहीं बनाया, क्योंकि वो उसी से इंस्पायर्ड था भाई, ये यशोधर बाबू भी हमारा। जब वह रिटायर हुआ तो 6 महीने के बाद उसको सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ गया। उसके बाद उसके किसी भी साथी ने उसका सामान अपने घर में रखने के लिए हाँ नहीं की। कुछ सालों तक वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे और उसके बाद वो गांव चले गए, जहां साल भर बाद उनकी मौत हो गई और उसकी मृत्यु का कारण किसी को पता ही नहीं था कि क्यों मृत्यु हो गई। मतलब एक्चुअली जीवन में यार बंदा तंग हो गया, मतलब पूरी जिंदगी काम किया, उसके बाद उसको रहने की भी जगह नसीब ना हो तो क्या ही होगा। और सिर्फ इसी की विचारधारा की वजह से ऐसा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोधर बाबू को भूषण ने उपहार देते समय क्या कहा और उन्हें यह सब कैसा लगा। वही है ये जो हम पहले पढ़ के आए थे कि हाँ उसने ऊनी गाउन लेके आया था ना, वो ड्रेसिंग गाउन, तो उसी का मिलता जुलता आंसर लिखना है इसमें। ये भूषण ने अपने पिता को उपहार देते हुए कहा, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं अब्बा फटा फ्लोवर पहनकर जाते हैं जो बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहनकर ही जाया कीजिए। यशोधर बाबू को उसके बेटे भूषण द्वारा दिया गया उपहार देखकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई कि हाँ बहुत ही बढ़िया, परंतु उनको यह बात चुभ गई कि बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लीजिए, वो ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ले आऊंगा ना, ऐसा नहीं कह रहा वो, तो उस बात से वो नाराज हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबा ने केक और लड्डू क्यों नहीं खाए। केक और लड्डू मतलब वहां पे केक काटने का वो फंक्शन था ना सारा, तो वो क्यों नहीं खाए वो बताना हमको। यशोधर बाबू को पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि हमें पता लग गया था शुरू में ही है ना, शुरुआती क्वेश्चन में। मतलब सारे क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे हो गए क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन हो गए, लेकिन लगभग के आंसर सेम से है, मिलते जुलते, थोड़ी सी बातें हैं वही घूम रही है बार बार। उन्हें पार्टी में केक काटना बचकानी बात मालूम पड़ती है। जब गिरीश ने यशोधर बाबू को केक खिलाना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं केक नहीं खाता क्योंकि इसमें अंडा पड़ा होता है। लेकिन जब गिरीश ने उन्हें लड्डू खिलाने लगे तब भी उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैंने अब तक संध्या नहीं किया, यानी कि शाम की जो प्रार्थना होती है ना भगवान को, वो नहीं किया, तो मैं लड्डू भी नहीं खाने वाला। और इसी वजह से ना उसने केक खाया ना ही लड्डू खाया, और एक्चुअली में पर्पस क्या था, क्योंकि उसको खाने ही नहीं थे वो। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्वर वेडिंग कहानी में एक गिरीश जो हमें अभी अभी पता लगा है इसी क्वेश्चन में, वो कौन है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। देखो गिरीश जो है यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, जो बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। यशोधर बाबू को लगता है कि इसके बेटे भूषण को गिरीश ने ही बिगाड़ दिया है। गिरीश ओछेपन का धनी मालूम पड़ता है, यानी कि ओछा मानस है ये, तो वैसा कुछ है। तो ये जो है लास्ट ईयर आया था ये वाला क्वेश्चन, और पिछली बार पेपर बहुत हार्ड दे दिया था इन्होंने, पता नहीं क्यों दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 2, कहानी का नाम है जूझ। इसमें जो है एक किशनदा नाम का बंदा होता है, बच्चा होता है एक्चुअल में, तो उसको जो है अभिनय करना और गाना अपने आप से गुनगुनाना वो चीज़ें पसंद है, बस वही कुछ है इसमें, ज़्यादा नहीं है चैप्टर में। जूझ पाठ में खेत में काम करते समय लेखक का, यानी कि जो लेखक किशनदा उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, का अकेलापन कैसे दूर हो गया था। जूझ पाठ में खेत में काम करते समय लेखक अपने अकेलेपन में कविताओं को सुर ताल छंद और एक सही यति गति के साथ गाया करता था। वह कविता गाते समय अभिनय भी करता था। इस प्रकार लेखक का अकेलापन दूर हो गया, यानी कि पहले वो अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अब जब उसे कविताएं गाने लगा तब से उसको अकेला रहना पसंद आने लग गया। श्री सोंदलगेकर के अध्यापन, ये जो है अध्यापक है उसका, तो इसी से इंस्पायर हुआ था। अब श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। पहला, वो मराठी के अध्यापक हैं, वे कविताएं पढ़ाते हैं और साथ ही उनकी रचनाएं भी खुद करते हैं। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल थी। वे कविताएं गाने के साथ अभिनय भी करते थे और उन्हीं से इंस्पायर हो गए। ये किशनदा नाम का जो बच्चा है वो भी ऐसा ही कर रहा है, या लेखक कह लो तुम, लेखक अच्छा लगता है ना, लेखक लिख दो। जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे। जूझ पाठ में लेखक बचपन से ही पढ़ने का शौकीन था। वह स्कूल जाना पसंद करता था
खेत में काम करने की बजाय आनंदा को मास्टर की छड़ी की मार भी ज़्यादा अच्छी लगती थी। जब उनके पिता ने उनका स्कूल छुड़वा दिया तो उसके दत्ताजी राव को कहकर अपने पिता से स्कूल जाने की उसने हामी भरवाई थी, क्योंकि दत्ताजी राव की बातें वहाँ पे सब मानते थे। तो उनसे जाके बोला और फिर उसने उसके पिता को बोला और फिर हामी भरवा ली कि हाँ अब पक्का मैं जाऊँगा ना स्कूल, हाँ जाऊँगा। तो ऐसे करके हामी भरवा ली थी, कन्फर्म कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जूझ पाठ में कविता के प्रति लगाव के बाद अकेलेपन के बारे में लेखक की अवधारणा में क्या बदलाव आया? कविताओं के प्रति लगाव के बाद आनंदा अकेला रहना पसंद करने लगा। लेखक अपने अकेलेपन में कविताओं को सुर, ताल, छंद और एक सही यति गति के साथ गाया करता था। वह कविता गाते समय अभिनय भी किया करता और इस प्रकार लेखक का अकेलापन दूर हो गया। ये वैसा ही है जो हमने पहला क्वेश्चन करा ना, उससे मिलता जुलता है, बस हमने शुरुआती लाइन बदली है थोड़ी सी। और ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है इन चीज़ों को, जब आंसर लिखते हो ना हिंदी में तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। अगला प्रश्न देखते हैं। मास्टर सौंदरगेकर की साहित्यिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। मास्टर सौंदरगेकर के काव्य ज्ञान का विश्लेषण कीजिए। मास्टर सौंदरगेकर के कविता प्रेम का विवेचन कीजिए। ये तीनों प्रश्न जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब एग्जाम वाले हैं और ये बार बार आते रहते हैं। अब देखो ये अलग अलग स्टाइल में पूछा, लेकिन आंसर आपको सबका सेम ही लिखना है। मास्टर सौंदरगेकर कविताओं को गाते समय लय, सुर, ताल, यति, गति का पूरा ध्यान रखते थे। ये नाम ऐसे ही लिखने हैं जैसे लिखे हुए हैं, लय, सुर, ताल, यति, गति, नहीं तो भूल जाओगे तुम आगे पीछे करने में। वे अपनी कविताएं कक्षा में सुनाया करते थे। वे कविताओं को सुनाते समय अभिनय भी किया करते थे। अभिनय होते एक्टिंग करना। उनका गला सुरीला और उनके पास छंद की बढ़िया चाल थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आनंदा के दादा का कोल्लू सारे गांव में सबसे पहले क्यों चलता था? या फिर गुड़ के विषय में दादा के व्यापारिक ज्ञान पर प्रकाश डालिए। चारों ओर कोल्हू चलने से बाजार में गुड़ की कीमत गिर जाती है और जिसके कारण गांव में कोल्हू में बनने वाले गुड़ की कीमत घट जाती है। दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए वे पूरे गांव में अपना कोल्हू सबसे पहले शुरू कर दिया करते थे। अगला प्रश्न है। आनंदा के काव्य प्रेम का वर्णन कीजिए, यानी कि जो कविताओं से प्रेम है ना उसके बारे में बताना है। आनंदा को कविताएं गाना और उन पर अभिनय करना बहुत पसंद है। वह मास्टर सौंदरगेकर की कविताओं को बहुत ही ध्यान से सुना करते थे करता था आना था यहाँ पे। वह बहुत ही ध्यान से मास्टर जी के हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लेता था, फिर खेतों में जाकर उसी तरीके से गाया करता था। अगला प्रश्न है। वसंत पाटिल के विद्यार्थी जीवन पर का विवेचन कीजिए। वसंत पाटिल के व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। अब तुम सोच रहे हो ये वसंत पाटिल कौन आ गया? देखो वसंत पाटिल जो है नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बहुत होशियार था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। जौन सी कक्षा में आनंदा पढ़ता था उसी क्लास का मॉनिटर था वसंत पाटिल और हमेशा पहली बेंच पर बैठा करता था। वह गणित में बहुत होशियार था। बहुत बार वह दूसरे विद्यार्थियों के सवालों को जांचा करता था, मतलब पेपर चेकिंग होती थी। जैसे टेस्ट रहता है ना, टीचर बोल देता है एक बच्चे को कि तू चेक कर दे बाकियों के, तो वैसे ये चेक किया करता था। आप में से भी किसी ने जरूर किया होंगे ये चीज़ें, स्कूल में टीचरों ने बोली होंगी। अगर किसी ने करा है ऐसा तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। दादा ने आनंदा के साथ कैसा व्यवहार किया? या फिर आनंदा के दादा की क्रूरता का विश्लेषण कीजिए। देखो क्वेश्चन में आपको फीलिंग से कितना फर्क पता लग जाता है, लेकिन आंसर दोनों में सेम ही लिखना होता है। आनंदा के दादा उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। वे खुद कोई भी काम ना करके खेत का सारा काम आनंदा से करवाते थे। आनंदा के दादा पूरा दिन रखमाबाई के पास गुजार देते था और बेचारे आनंदा को मजबूरन खेत का सारा काम करना पड़ता था। यानी कि बच्चे को जो है दिहाड़ी पर लगा रखा और आप खुद जो है वो टाइम पास कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहा है अपना। तो ये था ऐसा व्यवहार जो उसके साथ किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्री नामक मास्टर के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। मंत्री जो है आनंदा के पाठशाला में गणित का अध्यापक था। वह कभी भी छड़ी का प्रयोग नहीं करता बल्कि कमर में घूंसा मार देता था। शरारती बच्चे उनके सामने उधम नहीं मचा सकते थे, यानी स्ट्रिक्ट टाइप का टीचर था। और ज़्यादातर मैंने पता नहीं क्यों यार मैथ के टीचर ज़्यादातर स्ट्रिक्ट ही होते हैं, आई डोंट नो वाई। अगला प्रश्न देखते हैं। जूझ कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आनंदा एक जुझारू बालक है, यानी कि जिज्ञासु है या सीखने में इंटरेस्टेड बालक है, ऐसा कुछ। जब आनंदा के पिताजी ने आनंदा का स्कूल छुड़वा दिया और खेत के में काम करने के लिए बाध्य किया, मजबूर किया ना, क्योंकि वो टाइम पास कर रहा है, उसको जबरदस्ती भेज रहा खेत में,
तब आनंदा दत्ताजी राव के पास जाकर अपने पिता की शिकायत करता है। उसके बाद उसने अपने पिता के से स्कूल जाने की हामी भरवाई। स्कूल में कोई उसका दोस्त नहीं है, सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, इसके बावजूद भी उसको स्कूल जाना उसने नहीं छोड़ा। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि आनंदा एक जुझारू बालक है, यानी कि उसने जो डिसाइड कर लिया वो उसको करना ही है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, जूझ कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए या मूल भाव स्पष्ट कीजिए, मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए, सब एक ही चीज होती है, या प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। एक ही चीज लिखनी है सब में। जूझ पाठ में लेखक ने आनंद नाम के एक बच्चे का पाठशाला जाने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसके संघर्ष का चित्रण किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन में निरंतर संघर्ष करते रहने का संदेश दिया है। इस कहानी में लेखक ने दर्शाया है कि किस तरह हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा ये, अतीत में दबे पांव। वैसे तुमको पता होगा सरस्वती सभ्यता, मोहनजोदड़ो वाली सरस्वती सिंधु सभ्यता पहले से पढ़ते आ रहे हो तुम, बहुत टाइम पहले से ही लगे पढ़े हो, यही सभ्यता पढ़ रहे हो बहुत दिनों से, बहुत क्लासेज में पढ़ चुके हो। ज़्यादातर चीज़ें तुम्हें पता है कि कैसे उनके घर बने हुए थे, कैसे जल निकासी की व्यवस्था थी, वही सारी चीज़ें हैं लगभग बुक में। और इसमें से जो है ना, इसमें से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते हो कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो सीधा सीधा मिलता नहीं है, गाइडों में भी नहीं मिलेंगे। आप लिटरली खुद जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, इनको ढूंढ लेना, गाइड में आधे क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपको इनके, और एग्जाम वाले क्वेश्चन है सारे के सारे ये। तो इसीलिए जो है आपको गाइडों पे थोड़ा, मतलब सिर्फ गाइड से रट रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बोला जाता है कि पुराने पेपर भी कर लो। बट ये वाली जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनको करने के बाद ना आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर करने, ना फालतू की गाइडें वाइडें रटनी। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में ऐसा है कि सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा तो आंसर ढूंढने पड़ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेंगे देखने को, काफ़ी लगभग पेपर उसमें से ही आ जाता है। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था कैसे की गई थी, या फिर मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी। बात तो एक ही है, कैसे की गई या किस प्रकार की गई, लेकिन तुम में से आधे तो इसमें ही अटक जाओगे कि अब क्वेश्चन तो सेम आया ही नहीं। तो मैंने दिखा दिया, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा देते हैं लोग। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। अरे जैसे हमारा होता है ना, आजकल होता है सड़क शहरों में या गांव में, एक नाली है, नाले में जाती है, और वो वही सारा कुछ इन्होंने कर रखा है सेम टू सेम सा, जिसमें सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां बनाई गई थी। हाँ, हमारे पास नहीं होती, वो फर्क है। घरों के अंदर से गंदा पानी नालियों में बाहर होदी तक आता था और उसके बाद बड़े नाले में जाता था। कहीं कहीं पर नालियां बिना ढकी हुई भी थी। तो इस तरीके से जल की निकासी होती थी। मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ था, इसे विशेष प्रकार से क्यों बसाया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के एक टीले पर बसा हुआ था। इस टीले को जमीनी सतह से ईंटों की मदद से ऊपर ऊंचा उठाकर बनाया गया था। इसे ऊंचा इसीलिए बनाया गया होगा ताकि सिंधु नदी के जल की आपदा से बचा जा सके, क्योंकि हो सकता है सिंधु नदी में पानी ज़्यादा आ जाता होगा तो बाढ़ आ जाती होगी। इस वजह से इन्होंने पहले से ही प्री प्लान करके उसको ऊंचाई पर बनाया था। अतीत में दबे पाव पाठ के कथ्य पर प्रकाश डालिए, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई वो सारा बताना हमको ओवरव्यू टाइप से। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान बहुत सारे शहरों का पता चला। इन शहरों में बनाए गए घर, चौड़ी सड़कें और नालियां देखने को मिलती हैं। कुछ शहर अपने स्नानागार के लिए प्रसिद्ध थे तो कुछ अपनी कलाकृति के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता आम प्रयोग में होने वाली ज़्यादातर चीज़ों की खेती किया करते थे। पूरा शहर एक खास तरीके से नियोजित यानी कि बना हुआ था। आज ज़्यादातर चीज़ें अजायब घरों में देखने को मिलती है, जिनको हम म्यूजियम बुलाते हैं, अजायब घर होते हैं वो, तो उनमें देखने को मिलती है। लेकिन शहर अभी भी वहीं पर बसा हुआ है, क्योंकि शहर को म्यूजियम में नहीं रख सकते ना, और जो आज टूटे फूटे खंडर के रूप में देखा जा सकता है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन हमारा कथ्य पर प्रकाश डालिए। मूल भाव भी सेम ही, अगर पूछे अतीत में दबे पाँव पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, सब में सेम उत्तर लिखना होता है। ये बस कंफ्यूज करने के लिए अजीब गजीब वर्ड ढूंढ के लाते रहते हैं, सब में सेम रहता है। मोहनजोदड़ो, देखो अब तुम बोलोगे सर ये मोहनजोदड़ो की स्पेलिंग गलत है, तो भाई समझ जाओ कि ये बोर्ड वाले ऐसे ही दे रहे हैं। ये मैंने एज इट इज लिखा है सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, मैं करने को तो सही कर सकता था मोहनजोदड़ो को, लेकिन ये कई बार मोहनजोदड़ो ऐसे करके भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे। आपको सही स्पेलिंग लिखनी है मोहनजोदड़ो की, ठीक है, वो कुछ भी लिखते रहे पेपर वाले। मोहनजोदड़ो के अजायब घर समझ गए ना, याद रख लोगे। अजायब घर म्यूजियम की बात कर रहे हैं हम। में हथियारों के ना होने से क्या संकेत मिलता है।
यानी कि वहाँ पर म्यूजियम में हमें मोहनजोदड़ो से जो भी चीज़ें मिली ना, तो वहाँ पर कोई भी हथियार नहीं था, लड़ाई मार काट की तलवार या वो चीज़ें हमें नहीं मिली बिल्कुल भी। तो उससे हमें क्या संकेत मिल रहा है, क्या चीज़ें का बारे में पता लगता है, वो बताना है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए, परंतु उनमें एक भी हथियार नहीं मिला। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज अनुशासित और मजबूत था। उस समय का समाज धर्म या राजनीति के द्वारा नहीं चलता था, जिससे वहाँ पर मारकाट नहीं होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बौद्ध स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। बौद्ध स्तूप के बारे में कुछ भी आए तो वो यहाँ पे ये वाला उत्तर टेप देना। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़े और ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था। इस बौद्ध स्तूप के अंदर भिक्षु के कमरे हैं। इसकी संरचना मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय की मानी जाती है, यानी कि उसी टाइम के आसपास कुछ ऐसा माना जाता है कि वैसा सही डिजाइन इसका दे रखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन का विवेचन कीजिए। नगर नियोजन होता है नगर निर्माण, नगर कैसे बसाया हुआ है, सड़कें कैसी हैं, है ना, वो चीज़ें बतानी होती है मेन। तो इसमें घर कैसे बने हुए हैं वो चीज़ें। मोहनजोदड़ो देखो कैसे कैसे लिखते हैं बोर्ड वाले, मुझे आज तक समझ नहीं आया इनको स्पेलिंग कौन बताता है यार ऐसी ऐसी लिखने को, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ दिखाने के लिए कि चलो यार तुम देख लो कि हाँ ऐसे टेढ़े मेढ़े भी लिख देते हैं। तो कहीं तुम आधे तो इतने सियाने मिलेंगे, मोहनजोदड़ो ऐसे लिख दिया तो तुम भी ऐसे ही टेप दोगे, नहीं वो गलत कर देंगे जब चेक करेंगे आंसर को। तो ध्यान रखना अपनी स्पेलिंग सही रखना, भले ही उन्होंने गलत गलत टेप रखा हो। को लेखक ने नगर नियोजन की अनूठी मिसाल क्यों कहा है। नगर नियोजन यानी कि शहर निर्माण। आपको अगर नहीं पता तो बता दूं, जो चंडीगढ़ शहर है जो हरियाणा की राजधानी भी है, तो वो जो है ना पूरा सेम टू सेम जीरोक्स कॉपी है मोहनजोदड़ो का जो शहर था बसा हुआ था, सेम टू सेम डिजाइन उसको दिया गया है। सड़कों की व्यवस्था हो गई या बाकी चीज़ें उसमें वो देखने को मिलती हैं। मोहनजोदड़ो शहर में नगर नियोजन का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। यहाँ की ज़्यादातर सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आड़ी का मतलब टेढ़ी सी करके नू। आधुनिक समय में इसे ग्रिड प्लान कहा जाता है। ग्रिड का मतलब होता है जाल, 90 डिग्री के कोण पर। ज़्यादातर वहाँ की जो सड़कें ना ऐसे हैं, मतलब इनके चारों तरफ घर हो गए और सड़कें बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगी। मोहनजोदड़ो शहर आधुनिक सेक्टर शहरों में के नियोजन से मेल खाता है। जैसे आजकल जो सेक्टरों में घर बने होते हैं ना, गलियाँ वगैरह, वो ऐसे ही तो ग्रिड में तो बनती हैं, तो वैसा ही इन्होंने भी बना रखा था। इसीलिए लेखक ने मोहनजोदड़ो शहर को नगर नियोजन की अनूठी मिसाल कहा है। यानी कि आज से ये देखो ना 7000 साल पहले इन्होंने ऐसे घर बना दिए, ऐसी सड़कें बना दी, डिजाइन ऐसा बना दिया, आज भी हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं और उससे बेहतरीन हमको तरीका आज तक मिला ही नहीं है। तो उस समय के लोग कितने एडवांस थे इस बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तुकला की दृष्टि से महाकुंड का वर्णन कीजिए। महाकुंड के बारे में अगर वर्णन पूछे कुछ भी तो वो आपको यहीं से यही चीजें लिखनी है। महाकुंड की संरचना का वर्णन कीजिए। दोनों तरीके से कैसे भी पूछ ले। महाकुंड जो है 40 फुट लंबा, ये याद रखना पड़ेगा ये आपको, 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा, 7 फुट गहरा, गहरा यानी कि नीचे डूबने के लिए 7 फुट की डेप्थ का है। इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर सीढ़ियां उतरती हैं। उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार है। स्नानागार यानी कि नहाने की जगह सी थोड़ी, और इनमें से किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। ऐसे तो आर पार देख नहीं लोगे तुम। महाकुंड पक्की ईंटों का बना हुआ है और पानी निकालने के लिए की भी एक अच्छी व्यवस्था की गई है, यानी कि पूरा अच्छे से डिजाइन उसको किया गया है महाकुंड को। आपने ये जो है मोहनजोदड़ो में है, इसमें जो है ना सिंपल सी, मैं आपने फोटो वगैरह देखी होगी, अगर ये ऐसे याद रख सकते हो तुम। देखो ऐसे अगर क्या वो महाकुंड है, यहाँ से सीढ़ियाँ उतरती है और यहाँ से सीढ़ियाँ उतरती है, साइड में यहाँ पे कमरे वमरे बना रखे हैं इन्होंने ऐसे दोनों साइड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता की फसलों पर प्रकाश डालिए, यानी कि कौन कौन सी फसलें ये लोग उगाते थे। सबसे आसान क्वेश्चन है, जो जो फसलें तुमको याद आ जाए वही लिख देना। ये लोग उगाते थे कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चावल। तुम भी तो ये उगाते हो, चना, ज्वार, बाजरा, रागी, खजूर, खरबूजे, अंगूर, सब कुछ ये उगाते थे जो हम उगाते हैं आज के टाइम पे। तो जो जो याद आ जाए कॉमन फसलें, ठीक है, कॉमन फसलें यानी कि आमतौर पर जो तुम्हें देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें ये लोग उगाते थे। रईसों की बस्ती का विश्लेषण कीजिए। रईसों यानी कि अमीरों की बस्ती का। रईसों की बस्ती में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और ज़्यादा कुएं देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय ट्यूबवेल तो थे नहीं, बिजली ही नहीं थी एक्चुअल में, तो कुएं बनते थे, तो कुएं देखने को मिलते हैं। यह बस्ती
बौद्ध स्तूप के ठीक सामने बनी हुई है। यहाँ पर गरीबों का कोई भी घर देखने को नहीं मिलता, यानी कोई भी घर ऐसे पिछड़ा हुआ सा देखने को नहीं मिलता। हाँ, टाइलें वाइलें नहीं लगा रखी, कहीं तुम सोच रहे हो टाइलें लगा के चमका रखा था घर, नहीं, लेकिन बाकी घरों से अच्छे थे वो घर। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो के अजायब घर का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में क्या क्या रखा हुआ था जो वहां पे मिला म्यूजियम में? तो वही रखा हुआ होगा। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में ज़्यादातर चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि लोगों ने चुरा ली जो महंगी चीज़ें थी, और बचा क्या? पैंडे, मिट्टी के पत्थर वत्थर, ये फालतू की चीज़ें छोड़ दी। बाकी तुम्हें पता है यार, चोर बड़े खतरनाक होते, चुरा के ले गए सब कुछ जो बढ़िया चीज़ें थी, और पूरे शहर को उठा के रखने नहीं वाले थे म्यूजियम में। मोहनजोदड़ो का अजायब घर एक छोटी सी इमारत के रूप में है जिसके अंदर काला पड़ गया गेहूं, देख लो भाई, यो जड़ा हुआ गेहूं देख लो, यो देखो तांबा और कांसे के बर्तन 2-4 रख रखे हैं। ऐसे तो कुरुक्षेत्र म्यूजियम में जाओगे ना तुम, तो वहां पर भी देख सकते हो ये कॉमन सी चीजें जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें लगभग वहां पर भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। मोहरे, मृद भांड होते हैं, पैंडे वगैरह जो होते हैं वो चीजें, तांबे के आईने, 2 पाटन की चक्की, ये 2 पाटों की चक्की पता है, वो पहले के टाइम में वो जिसको एक पत्थर सा होता था उस पे ऐसे घिसते रहते थे, आज भी यूज होती है यूपी की साइड में, तो उसको बोलते हैं। मिट्टी की बैलगाड़ी, रंग बिरंगे पत्थरों के हार और सोने के कंगन रखे हुए हैं। वैसे ये चोरी हो चुके हैं शायद से, तो बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें जो किसी काम की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज किसे कहा गया है? इसका निर्माण क्यों किया गया होगा? इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप एक बार के लिए तो ये भूल जाओगे कि क्वेश्चन आया कहाँ से। महाकुंड के उत्तर पूर्व दिशा में एक इमारत के अवशेष मिले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल है। ये हॉल में लिखते टाइम एरर है, ये सही नहीं हो पाई, मैंने बहुत ट्राई करी, बट ऐसे लिखा जाएगा ये हॉल, मतलब लिखने में अलग ही दिक्कत होती है यार इनकी। हॉल है, हॉल के साथ अनेक छोटे छोटे कमरे हैं। माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञशाला इसी के साथ बनी हुई थी, इसीलिए इसे कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज कहते हैं। बस ये रीजन है और कुछ नहीं है। वर्तमान में सिंधु घाटी को किस रूप में देखा और महसूस किया जा सकता है? तुम्हें फीलिंग लेनी है कि हाँ उस समय कैसे लोग थे, तो कैसे करोगे? वो घरों से पता लगेगा, वहाँ पे जाओगे ढूंढोगे जब। सिंधु घाटी सभ्यता अब तक की खोजी गई सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसके अंदर हमें घरों के निर्माण का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। इसकी टूटी हुई दीवारें, खंडर बन चुके घर और रास्ते इसका सबूत हैं जिनको देखा और महसूस किया जा सकता है। बस रात में मत जाना वहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कोठारों के बारे में लेखक के क्या विचार थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कोठार, जिसको हम आजकल जो है वैसे आजकल टंकियों में रख लेते हैं ना, उस समय कमरे बने हुए थे जहाँ पर अनाज को रखा जाता था। तो अनाज इकट्ठा करने के लिए बनाए गए भंडार घर थे जिनको कोठार कहते हैं हम लोग। तो मतलब एक कमरा, जैसे आजकल तो भूसा डालते हैं ना ऐसे कमरों में जानवरों के लिए, वैसे उस समय अनाज को भी ऐसे ही रखा जाता था क्योंकि उस समय ज़्यादा इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए। लेखक का यह मानना था कि शायद यहाँ पर कर के रूप में प्राप्त अनाज को रखा जाता था, यानी कि लोगों से जो है थोड़ा थोड़ा जो है अनाज मांगा जाता होगा सभी आम जनता से, और उसके भलाई में फिर उसका जो भी इस्तेमाल करना होगा तो वो यूज करते थे। यहाँ उत्तरी दिशा में एक गली बनी हुई है जहाँ ढुलाई के लिए शायद बैलगाड़ियाँ लाई जाती होंगी, ढुलाई यानी कि ढोने के लिए, मतलब पूरा सिस्टम इंतजाम उन्होंने कर रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, सिंधु घाटी क्षेत्र में सर्दियों में वातावरण कैसा था? भाई तुम एक बार तो पढ़ोगे ना, ये बोलोगे कि भाई उनको कैसे पता लग गया सर्दियों में कैसा वातावरण था। ओ माय गॉड, हाँ हम बताएंगे, चलो। वहाँ पे धुंध पड़ती थी, आज भी पड़ती है ना, वो तो पड़ेगी भाई, है ना। यही सब बकवास मारनी है आपको, कुछ नहीं है, फालतू का क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम वाले को पता नहीं क्या मिल गया इस क्वेश्चन में से। सिंधु घाटी क्षेत्र में सर्दियों का वातावरण राजस्थान से मिलता जुलता सा है। अब वो क्यों है? क्योंकि उसी के आसपास है वो सारी सभ्यता, तो उसी का कह सकते हैं हम। वैसे पंजाब का एरिया भी है, काफ़ी अलग अलग एरियाज हैं, लेकिन ऑन एवरेज उत्तरी भारत है लगभग सारा, और सब में जो है हमको सेम सा ही हाल देखने को मिलता है। सर्दियों में भी यहाँ दोपहर के समय तेज धूप होती है, और वो उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि भाई हर जगह मिल जाएगी, आज भी होती है ना, दोपहर में तो धूप होगी, बाकी सुबह शाम ठंड होगी। यह धूप राजस्थान की धूप की तरह बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं है क्योंकि धुंध हो रखी है, जिसके कारण यहाँ सारा वातावरण फीके से रंग का प्रतीत होता है। यहाँ पर कोई बड़े टीले भी नहीं हैं, खेतों में कोई हरियाली भी नहीं है, और उसके पीछे एक ही कारण है
क्योंकि देखो अब ये जो है ना कुल मिला के अजम्पशन है भाई, तुक्के मार रहे हैं सब लोग, है ना। अब क्योंकि राजस्थान के पास तुम खुद बोलो ना कौन सी हरियाली है कौन सी क्या है। अब क्योंकि भारत का पहले के भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बनने से पहले के भारत की, तो जो भी हिस्सा था उस समय, तो आधा तो पंजाब के आसपास का हो गया और आधा नीचे राजस्थान में, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता हमें देखने को मिली। अब जो राजस्थान का एरिया था वहाँ पर तो भाई कुछ था ही नहीं, लेकिन जो बाकी एरिया था, जो पहाड़ी सा एरिया था, वहाँ पर फिर भी हमें कुछ देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग वातावरण है, लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा कि भाई धुंध पड़ती थी, साफ मौसम नहीं था, है ना, दोपहर में धूप निकल जाती थी, और क्या बोले उनको। चलो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, जो कि बुक में बता रखा है इस तरीके से लिखना है। बुक में इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन कोई पर्पसफुल चीज़ नहीं है ये। चलो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन, आई होप आप याद कर लोगे। देखो अगर जिसको पीडीएफ परचेज करनी हो, पीडीएफ के अंदर से ही मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। उसके अलावा जो एमसीक्यूज है उनकी वीडियो आपकी अलग से आ जाएगी। एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर सब की मैंने जो है कंबाइंड पीडीएफ बना रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि कॉन्टैक्ट करने में आपको आसानी रहे, और बाकी ज़रूरी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।